सीधे लिए चले, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आपको सुनवाते हैं। प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर, वो शब्द है फायरिंग, गोलीबारी, बॉम्बिंग, बमबारी, बोगस वोटिंग, रिगिंग, मतपेटियों का जलाना, मतपेटियों को फेंकना। कोई तालाब में फेंक रहा है मतपेटियों को, तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जीता जा सकता है, टीएमसी उस प्रयत्न में, उस यत्न में लगी है। जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में फायरिंग, बॉम्बिंग, हत्या, रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उस लोकतंत्र का क्या वजूद है, आप जरा सोच के देखिए। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने लगभग 6000 पोलिंग बूथों पे रीपोलिंग का डिमांड किया था। इस कदर एक बायसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है। आप सबने सुना था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से तटस्थ होकर केंद्रीय बल के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ चुनाव कराइए। सेंट्रल फोर्सेस तो गई, मगर डिप्लॉयमेंट जो सेंट्रल फोर्सेस के हुए, उनका ठीक तरह से डिप्लॉयमेंट राज्य की सरकार ने नहीं किया। जो सेंसिटिव बूथ होती है, उनकी संख्या छुपाई गई, सेंसिटिव बूथ का डाटा दिया नहीं गया। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं, यह प्रायोजित है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और केवल राजनीतिक पार्टी ही स्पॉन्सर कर रही है ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थागत मर्डर है, अर्थात इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वह सब सम्मिलित हैं। एक तरह से सबके मिली भगत से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है। आप सोच के देखिए, 21वीं शताब्दी में भारतवर्ष बैठा हुआ है। मैं भी सोशल मीडिया में हूं, आप भी सोशल मीडिया में। आजकल कुछ छुपता नहीं है। जब हम सोशल मीडिया और फेसबुक में देखते हैं, एक के ऊपर एक लद करके डेड बॉडियों को ट्रक से या बस से उतारा जा रहा है और स्ट्रेचर्स में डाला जा रहा है। किसी के हाथ मुड़े हुए हैं, किसी के पांव मुड़े हुए हैं, और ये किसी एक्सीडेंट का सीन नहीं है, ये कोई दुर्घटना का दृश्य नहीं है, ये मर्डर है, ब्लेटेंट मर्डर। दिन दहाड़े हत्या की गई है केवल इसलिए क्योंकि आप टीएमसी को वोट नहीं कर रहे। और ये कोई केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर नहीं है, इसमें कांग्रेसी भी हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, इसमें बाकी पार्टी के लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल वोटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों की हत्या हुई है। जब इस प्रकार का दृश्य सोशल मीडिया और फेसबुक में हम देखते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूं कि अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महाठगबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महाठगबंधन के नेता? एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक शब्द नहीं निकला है। राहुल जी कहां है आपका? आपकी मोहब्बत की दुकान का कोई जिक्र नहीं है। आप तो पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। मैं बताता हूं राहुल जी, आप आज मोहब्बत की दुकान के विषय में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके आकांक्षाओं का मेगा मॉल खुला हुआ है। द मेगा मॉल ऑफ योर एम्बिशन। यू वांट टू बिकम द रूलर ऑफ दिस कंट्री बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे भी मैं सत्तासीन हो जाऊं, मैं सत्तारूढ़ हो जाऊं, और अगर हमारे लोग हत्या कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वहां मोहब्बत की दुकान की आवश्यकता नहीं है।
ये मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत के दुकान की फरमान ये केवल उन्हीं जगह आवश्यक है जहां मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार किया जा सकता है। कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी टीएमसी के लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए और कांग्रेस के नेता खुद बंगाल में कहे कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उस पे भी राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी यह दर्शाता है कि इन लोगों का एम्बिशन कितना बड़ा है। यह लोग डेमोक्रेसी की हत्या होते हुए देख सकते हैं, मगर अपने एम्बिशन की हत्या होते हुए, अपनी महत्वाकांक्षा को लुटते हुए नहीं देख सकते। मां, माटी और मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी। मां आज बिलख रही है, रो रही है। माटी आज रक्त रंजित है। मानुष की आज हत्या हो चुकी है। और ममता जी, माफ करिएगा अगर मैं कहूं कि निर्मम बंदोपाध्याय जी ये सब मूक दर्शक बन के देख रही है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये निर्ममता है, ये ममता नहीं है। ये डायमंड हार्बर मॉडल है। डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी लड़ते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाईपुओं की, और जिस प्रकार से वहां दादागिरी की राजनीति चल रही है, वहां काउंटिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को छोड़ा तक नहीं जा रहा है। ये चारों ओर बंगाल में ये चल रहा है। काउंटिंग एजेंट अगर टीएमसी का नहीं है तो 2 किलोमीटर पहले उसे रोका जाता है। जिस दिन नॉमिनेशन भरने जाता है किसी और पार्टी का कार्यकर्ता, पहले उसे मारा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। फिर भी अगर नॉमिनेशन भर देता है तो उसके लोगों की हत्या की जाती है। फिर भी अगर इलेक्शन हो जाता है तो काउंटिंग डे के दिन काउंटिंग एजेंट को वहां घुसने नहीं दिया जाता है। रिगिंग करने की कोशिश होती है, बम फेंकने की कोशिश होती है, और उसके बाद भी अगर हो जाता है तो किस कदर वहां दंगा की जाती है कि आज हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी ट्वीट करके बताया है कि कई हजार लोग बंगाल छोड़ के आज शरण में हैं आसाम में। यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र है ममता दी। ममता जी, आपको उत्तर देना होगा, क्या यह लोकतंत्र है कि एक राज्य के लोग चुनावी गणना के दिन राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में वो शरण लेते हैं? और यह पहली बार नहीं हो रहा है, असेंबली के चुनाव में भी ठीक इसी प्रकार हुआ था। বাংলার গণতন্ত্র রক্ত স্নাত, এখানে ভোট হলে মানুষের প্রাণ চলে যায়, এখানে নিয়ম কানুনের কোনো বলাই নেই। মুখ্যমন্ত্রী নির্মম বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পরিষদদার সরকারি আইনকে ক্ষমতা টিকে থাকার মেশিনারি বানাইছেন। আমি এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করি। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे व्यवस्था की, जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी तीव्र निंदा करती है। धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान हंगामा हो गया है। मतगणना केंद्रों के बाहर बवाल देखने को मिल रहा है। हावड़ा सीकॉम इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर लाठीचार्ज हो गया। डायमंड हार्बर में फकीर चंद कॉलेज के सामने बमबाजी हो गई है। आज मतगणना जारी है पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में, लेकिन उस दौरान भी हिंसा की कई खबरें सामने आ रही है। डायमंड हार्बर में बूथ के सामने बमबाजी हुई है और एक जगह तो जो लोग थे उन्होंने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद फोर्स ने लाठी चार्ज भी किया। तो फकीर चंद कॉलेज के सामने बमबाजी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो मतगणना लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से कहीं बमबाजी हो रही है, कहीं पर लाठीचार्ज हो रहा है। ऐसी तमाम तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आज भी सामने आ रही है। चुनाव से जो हिंसा शुरू हुई वो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। फकीर चंद कॉलेज के सामने बमबाजी, और यहाँ पर आरोप, अभी थोड़ी देर पहले संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, उन्होंने आरोप ये लगाया कि वहां पर काउंटिंग एजेंट जो भाजपा के पहुंचे हुए थे उनके साथ भी मारपीट की गई है, उनको भी पीटा गया है, और अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के काउंटिंग एजेंट के साथ मारपीट वहां पर की गई है। ये जानकारी सामने आ रही है। अब देखिए, हिंसा की जो खबरें वो आज भी सुबह से सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक दावा कि उसके काउंटिंग एजेंट के साथ अलग अलग हिस्सों में मारपीट। मतगणना केंद्र के बाहर जब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं तो उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, ये भी बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लगातार सुबह से मतगणना जारी और इस बीच में हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है।
बिल्कुल, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, सरकार पर जमकर निशाना साधा बीजेपी की तरफ से। और मनोज्ञा लोईवाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हैं लाइव। मनोज्ञा, आज जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन की तस्वीरें हमने देखी, तमाम हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन आज जब मतगणना हो रही है तो भी हिंसा की कई तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ग्रामीण इलाकों में लगातार आज भी बमबारी और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि मैं जिस इलाके में हूं, राजरहाट में, यहां पर एक पक्ष तृणमूल कांग्रेस की जीत दर्ज हो रही है, जिसके कारण अधिकतर समर्थक यहां पे तृणमूल कांग्रेस के आज जश्न मना रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर सारे विरोधी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह की हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में, करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना 30 दिन के अंदर, और उसके बाद बार बार ये सवाल उठना कि जब सुरक्षा के घेरे में और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती में ये पंचायत चुनाव हो रहे थे, तो फिर पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा, इतना खून खराबा, समर्थकों की मौत, कार्यकर्ताओं की मौत, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम, आईएसएफ, हर दल के कर्मी या कार्यकर्ता शामिल है। यहाँ तक कि उम्मीदवारों तक को नहीं छोड़ा गया है कई ग्रामीण इलाकों में। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से बार बार कोर्ट जाकर, अदालत जाकर ऑर्डर लाकर बीजेपी ने हर कोशिश की या कांग्रेस ने हर कोशिश की ऑर्डर लाने की, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती भी थी, उसके बावजूद ये होना राज्य के चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। सुबह से ही राज्यपाल दिल्ली से जब से लौटे हैं तब से कई ग्रामीण इलाकों में दक्षिण 24 परगना के बार बार जा रहे हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राज्यपाल की भी एक बड़ी भूमिका रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि केंद्र और राज्य दोनों उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है। लेकिन सवाल यही रह जाता है कि अगर प्रशासन की इतनी मौजूदगी रही है और इतनी ज्यादा सतर्कता रही है, तो फिर इन हत्याओं का, इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ राज्य चुनाव आयोग है या उससे भी ज्यादा बड़ी भूमिका किसी की हो जाती है? बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, आप लगातार नजर बनाए रखें। लगातार वहां पर हिंसा की तस्वीरें, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बीजेपी हमलावर है टीएमसी पर, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो रुझान वहां से सामने आ रहे हैं उसमें भी टीएमसी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो भारी बारिश और बाढ़ की वजह से देश के कई राज्यों में हाल बेहाल है। पहाड़ पर सबसे ज्यादा आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में उफनती नदियों ने सैलाब का सितम ढा रखा है। इसका असर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली और यूपी तक देखने को मिल रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी नदियां समंदर जैसी ही नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, मध्य प्रदेश में कैसे हालात हैं बारिश की वजह से, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते आफत इन तमाम राज्यों में नजर आ रही है। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, बाढ़ का खतरा यहां पर मंडराने लगा है। और इसी बीच बड़ी खबर पटियाला से, बाढ़ राहत में जुटी है सेना, संभाल लिया के मोर्चा। यहाँ के रिहायशी इलाकों में सेना के जवान लगातार तैनात हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कई इलाकों में पानी भरने से यहाँ लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं। तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक, लेकिन अब सेना के जवानों के बचाव अभियान में जुटने से उनकी दिक्कत कम होती नजर आ रही है, जिससे लोग भी राहत की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पटियाला की तस्वीर आप देख रहे हैं, बाढ़ के बीच सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। सेना यहाँ पर लगातार मौजूद है। सेना के जो अधिकारी हैं, जो तमाम लोग हैं, वो मौके पर मौजूद हैं, और रिहायशी इलाकों में सेना के जवान लगातार मुस्तैद। ये देखिए तस्वीर, आप किस तरीके से सड़कें दरिया बन गई हैं। सेना के जवान लोगों को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर लगातार पहुंचा रहे हैं। कई इलाकों में पानी भरने से लोग मुश्किल में फंसे, लेकिन अब सेना के जवानों के बचाव अभियान में जुटने के बाद ये कहा जा रहा है कि लोगों को अपनी दिक्कतें कम होती हुई आने वाले दिनों में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए, पटियाला की तस्वीरें हैं। हर इलाका जो है पानी में डूब गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो तमाम दावे किए जा रहे थे वो दावे कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के आगे फेल होते हुए साबित नजर आ रहे हैं। करीब 200 से ऊपर लोग हैं जिनको गोविंद बाग में से रेस्क्यू किया जा चुका है। हमारी पहले 2 बोट्स लगी हुई थी, उसके बाद जैसे हमने देखा कि लोगों की गिनती बढ़ रही है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया था, तो सब लोगों ने बाहर आना शुरू किया है। तो हमने बोट्स बढ़ा दी थी। आर्मी की तरफ से भी 3 बोट्स लगी हुई थी, एनडीआरएफ की बोट लगी हुई थी, मोटराइज्ड बोट्स लगाई थी, क्योंकि पानी का जो प्रेशर था वो काफ़ी तेज़ था, उसमें चप्पू वाली बोट चल नहीं रही थी। तो मोटराइज्ड बोट्स के थ्रू बाकी लोगों को निकाला गया है। और अभी हमारा सारी रात हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, और अभी हमारा सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों साइड में जो भी लोग फंसे हुए हैं सबको निकाला जाएगा।
पटियाला की तस्वीरें आपने देखी। इधर यूपी के सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में पानी भर गया है। आपको बता दें कि भूरा देव से शाकंभरी देवी मंदिर के बीच पानी का तेज बहाव है। हालत यह है कि मंदिर के बाहर लगने वाली दुकानों में भी पानी भर गया है। ये तस्वीर आपके सामने यूपी के सहारनपुर की है, जहां पर मां शाकंभरी देवी का मंदिर परिसर किस तरीके से पानी से पूरा का पूरा भर गया है, ये आप देख रहे हैं। भूरा देव से शाकंभरी देवी मंदिर के बीच पानी का तेज बहाव है और ये तस्वीरें भी डरावनी हैं। हालात यहाँ पर ये बने हैं कि मंदिर के बाहर लगने वाली जो दुकानें हैं वो भी पानी से पूरी लबालब भरी हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, जो दुकानें यहाँ पर लगती हैं, अमूमन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन अब वो दुकानें पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। शाकंभरी मंदिर परिसर में इस तरीके से पानी भरा हुआ है। अब आइए हरियाणा की तस्वीर आपको दिखाएं। हरियाणा से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां राज्य के गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में लोगों के बीच नाव से पहुंचे। दिलचस्प ये है इसमें कि मंत्री जी नाव पर बैठे हैं और उनके सुरक्षाकर्मी नाव को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो अंबाला शहर के कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से इस वक्त आम और खास सभी लोग आफत में हैं। ऐसे में बचाव दल और उनकी नाव बड़ा सहारा है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये हैरान करने वाली तस्वीरें। गृहमंत्री हैं और पहुंचे हैं लोगों का हाल जानने के लिए नाव में चलकर, लेकिन अब देखिए नाव में बैठकर पहुंचे हैं, लेकिन जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो इस नाव को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हालात हैं अंबाला में। जो पूरा शहर है पानी से लबालब नजर आ रहा है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से हालात यही हैं। लेकिन आज रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मंत्री जी जब पहुंचे, नाव में बैठकर मंत्री जी पहुंचे हैं और उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें उनकी नाव को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सड़कों पर नाव किस तरीके से चल रहे हैं, अंबाला की तस्वीर आपके सामने है और यहाँ पर गृह राज्य मंत्री किस तरीके से नाव चलाते हुए, नाव पर सवार होते हुए और जो उनके सुरक्षा कर्मी है वो नाव को खींचते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली का हाल आपको बता दें। दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना खतरे के पार है और यमुना बाजार में कई घरों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है और बाढ़ का खतरा अब राजधानी दिल्ली पर मंडराने लगा है। और यमुना बाजार इलाका ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, और आप देखिए लोगों के घरों तक पानी भर गया है, लोग परेशान हैं और अब ये दावा किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हालात कैसे हैं आप देखिए तस्वीरों में, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, घुटनों तक पानी पहुंच गया है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। परेशानी लोगों को इस दौरान काफी झेलनी पड़ रही है। अब आपको हरियाणा के उस हथनीकुंड बैराज की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जहां से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हथनीकुंड बैराज पहुंचे और उन्होंने यहां का जायजा लिया है, वो भी आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए जरा, किस तरीके से ये हथनीकुंड बैराज उफान पर है और इससे खतरा लगातार बढ़ रहा है। यमुना बाजार इलाके में घरों में पानी घुसा हुआ है और लोग इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। और हमारी साथी अजातिका यमुना बाजार इलाके से हमारे साथ जुड़ चुकी है। किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं, अजातिका क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, जरा दिखाइए और बताइए क्या हालात वहां पर इस वक्त है ताजा। अजातिका जी बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं यमुना बाजार से और यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा यमुना घाट, और यहीं से कुछ मीटर की और कुछ डिस्टेंस की दूरी पर यमुना जो है वो मौजूद है। लिहाजा इन लोगों के घर पर पानी भर गया है और लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं यहाँ पर, कुछ परिवार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कई सारे लोग हैं जिनको यहाँ से ले जाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। ये देखिए ये जो शख्स हैं, हम इनसे बात करते हैं जो कि अपने घर पर खड़े हैं और पूरी गलियां हम आपको दूर तक कैमरा पैन करके दिखा दें, पूरी तरीके से जल भराव उनमें हो गया है, पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सर क्या नाम है आपका? देखिए ये बताना मुश्किल है कि ऐसे में रास्ता कहाँ है, कहीं कोई गड्ढा तो नहीं, जाहिर तौर पर खतरे के बीच में ये लोग रह रहे हैं। आपका नाम सर? राजा राम। कब से पानी भर गया है? ये पानी आया जी सुबह 3 बजे। 3 बजे से भरा है, तो आप लोग कहीं सुरक्षित जगहों पर नहीं जा रहे हैं? कहीं सरकार जैसे दावा कर रही है कि भेज रहे हैं, वहाँ पर टेंट्स बना दिए गए हैं, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है? अभी ऐसे सुविधा कोई नहीं है यहाँ पे,
एलजी आए थे, देखो कि चले गए हैं। अब आगे जाके क्या करेंगे वही बताएंगे। अब जगह नहीं बताई आपको कहाँ जाना है? नहीं जी, हमें नहीं पता। और आप अकेले हैं, परिवार के बाकी सदस्य का? यहीं पे अंदर ही है। सभी लोग यहीं हैं, गए नहीं है। देखिए जैसे कि वो बता रहे हैं कि ठीक है जातिका, तो लोगों को आपको दिक्कतों का आगे सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। अब अंकित का रुख कर लेते हैं हथेली कुंड से सीधा लाइव। इस वक्त अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हाल तो हमने देखा, बाढ़ का खतरा वहां पर मंडराने लगा है। हथेली कुंड बैराज पर आप मौजूद है, वहां पर क्या स्थिति है बारिश के बाद? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ देश की राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ जो बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है उसकी वजह है ये पानी। जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हथनी कुंड बैराज। लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि अभी जो हम दिल्ली में तस्वीरें देख रहे हैं, आने वाले 48 से 72 घंटों के अंदर ये तस्वीरें और ज्यादा भयावह हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये पानी जो कि हथनी कुंड बैराज से लगातार दिल्ली एनसीआर की तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में अभी जो पानी पहुंचा है वो 2 दिन पहले का है, यानी कि 1 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया था यहां से वो पहुंचा है। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर क्या है? इस वक्त के लिए हथनी कुंड बैराज से बड़ी खबर यह है कि 3,60,000 क्यूसेक पानी लगातार दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जो अभी की तस्वीरें जो अजातिका दिखा रही थी, मधिया दिखा रही थी, वो सिर्फ 1 लाख क्यूसेक पानी वहां पर पहुंचा है। और इस तरीके के हालात, अभी तो 3,60,000 क्यूसेक पानी यहां से लगातार दिल्ली एनसीआर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जब ये पानी पहुंचेगा तो कितने मुश्किल भरे हालात हो सकते हैं। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बाढ़ ऐसे हालात बन सकते हैं। जी बिल्कुल अंकित, और परेशानी इसीलिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए लोगों को अलर्ट पर भी रखा गया है। यमुना के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के लिए और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। आइए सीधे मधिया का रुख कर लेते हैं। मधिया, आपकी मौजूदगी कहां पर और वहां पर किस तरीके से लोग अलर्ट पर रह रहे हैं? ताजा हालात क्या बने हुए हैं बारिश के बाद, वो जरा बताइए। और हथनी कुंड बैराज से जो पानी आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उससे खतरा साफ तौर से दिल्ली एनसीआर और यहाँ के लोगों के लिए? सबसे पहले मैं अपनी लोकेशन बता दूं। मेरी लोकेशन है मयूर विहार फेस 1, यमुना खादर वाला वो इलाका। मैं सड़क पर हूं, लेकिन सामने जो रास्ता जा रहा है वो यमुना खादर की तरफ जा रहा है। वो निचला इलाका है, यमुना के किनारे है, इसीलिए वहां पर खतरा बढ़ गया था बाढ़ का। वहां पर पानी आने का खतरा बढ़ गया था और कई घरों में पानी आ गया है। सड़कों पे इलाके में वहां पानी है, इसीलिए वहां से लोगों को कहा गया कि आप इलाका खाली करिए और ऊपर की तरफ आइए। अब मैं तस्वीर दिखाती हूँ उस पूरे इलाके की कि ऊपर यानी कि सड़क किनारे क्या हाल है। जो यमुना खादर की तरफ लोग रहते थे वो अब अपना साजो सामान लेकर या सड़क किनारे आ गए हैं, ऊपर की तरफ आ गए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ कोई खास इंतजाम सरकार की, प्रशासन की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी सेफ जगह पर पहुँच जाइए। लेकिन ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपने घर से अपने बच्चों को हो गया, बिस्तर हो गया, पलंग हो गया, सब कुछ लेकर सड़क पर आ गए हैं। लेकिन फिलहाल कोई भी इंतजाम, कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा प्रशासन की तरफ से। दूसरी तरफ की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे की तरफ बढ़े। हालांकि यहाँ सिविल डिफेंस के लोगों की मौजूदगी जरूर है। कुछ अधिकारी से पहले यहाँ पर आए थे जो यहाँ पर मुआयना कर रहे थे, लेकिन फिलहाल कोई कैंप जो है वो नहीं लगाया गया है प्रशासन की तरफ से। सामने जो टेंट आप कहीं ना कहीं बद इंतजामी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लोगों के लिए टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है और अब हालात ये हैं कि लोगों को सड़कों पर रहना पड़ रहा है इस मुश्किल परिस्थितियों में। आने वाले समय में क्या और इंतजाम किए जाते हैं ये भी देखने वाली बात है। अंबाला की अगर बात करें तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आगे तस्वीरें भी हम और दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को कि कैसे और राज्यों में इस वक्त बारिश की वजह से हालात बने हुए हैं। अंबाला की अगर बात की जाए तो अंबाला में इस वक्त बाढ़ की वजह से हाल बेहाल है। शहर के कई हिस्से में पानी भरा हुआ है और हाईवे तक पानी आ चुका है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर लोग मुश्किल में फंस गए हैं। पूरे शहर के कई मोहल्ले पानी पानी है। यहां के हालात का जायजा लिया है एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश मिश्रा ने। चलिए आपको रिपोर्ट दिखाएंगे क्या हालात है वहां पर, लेकिन इस वक्त अवधेश खुद हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है उनसे जान लेते हैं। अवधेश, सुबह हमने तस्वीरें देखी थी, पानी जगह जगह भरा हुआ था, लोगों को सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही थी। अभी कुछ देर पहले की तस्वीर हमने देखी, गृहमंत्री खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं वहां पर तमाम कॉलोनियों में, गलियों में। क्या उसके बाद हालात सुधरे हैं? क्या आश्वासन दिया गया है लोगों को और कैसे इस मुश्किल घड़ी में लोगों का साथ दिया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए आयुषी हालात विकट हैं और ये जो राफ्ट जा रही है एनडीआरएफ की, इसमें अभी स्थानीय विधायक पहुंचे हैं हसीम, उनके खिलाफ बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा था और अब उस गुस्से के बाद विधायक मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के संकट हैं। आप देखिए, ये जो कॉलोनी का एंट्री पार्ट है, यहाँ पर ही इतना ज़्यादा पानी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी कि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं 8 से 10 फीट तक पानी है, तो ये पूरी तस्वीर है। और इसके पीछे जो आबादी यहाँ पर 3-4 कॉलोनी, चाहे मनमोहन नगर की बात करें हम, चाहे शिवपुरी की बात करें। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते, देखिए राहत की आप बात कर रही थी, तो अब ये जो राफ्ट्स हैं, कुछ लोगों को निकाला गया सुबह से। अब इनमें जो लोग बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि तमाम लोगों की चिंता है कि घर छोड़कर हम नहीं जा सकते, तो अब देखिए उनके लिए पानी, खाना और तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, वो पहुँचाई जा रही हैं। क्योंकि हालात इतने विकट हैं कि सभी लोगों को रेस्क्यू कर पाना एक साथ मुश्किल है। 15 से 20 हज़ार की आबादी है, 3-4 वहाँ पर कॉलोनी है, और इसीलिए अब जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, उनकी तरफ से ये पूरी सामग्री लोगों के बीच लेकर जाई जा रही है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो पर्याप्त एकदम नहीं है। स्थितियां बहुत खराब है और लोग बहुत नाराज हैं। लोगों का कहना है कि ये जो हालात थे 2 दिन पहले से शुरू हो गए थे, अगर 2 दिन पहले प्रशासन जाग जाता तो अपने घर में बंधक नहीं बनते। लेकिन अभी हालात यही है कि लोग बंधक बन चुके हैं। पहली मंजिल जो है घरों की, वो डूब चुकी है। दूसरे मंजिल पर छतों पर लोग बैठकर राहत का इंतजार कर रहे हैं। तो शुरुआत हुई है, लेकिन ये शुरुआत बहुत देरी से है और लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ तस्वीर और दिखाते हैं, आप देखिए हाईवे की बात कर रहे थे, और आप जिस तरीके से, ठीक है, वहाँ की तस्वीरें आगे हम लगातार दिखाते रहेंगे। आप जिस तरीके से पानी में डूब करके कमर तक आपके पानी हम देख पा रहे हैं और वहां के हालात का अंदाजा भी लगा पा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से हालात इस तरीके से बने हुए हैं और इसीलिए जनप्रतिनिधि जो है उनके खिलाफ गुस्सा है। इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर, तेज बारिश से कोहराम उत्तराखंड में मचा हुआ है। धारचूला में जमींदोज हुआ मकान, ये देखिए आप, कुछ सेकंडों में पूरा का पूरा मकान जो है वो इस तरीके से जमींदोज हो गया। देखिए धारचूला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश के बाद यहाँ पर हालात विकट हो चले हैं, परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। धारचूला की तस्वीर है, जमींदोज पूरा मकान, देखते ही देखते कुछ सेकंड में इस तरीके से वो जमींदोज हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। लगातार भू कटाव यहाँ पर हो रहा है, अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन की लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और ये तस्वीर इस वक्त धारचूला की आपके सामने हम रख रहे हैं, जहाँ पर अब सोचिए जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनका ये घर होगा जो इस तरीके से मिट्टी में तब्दील हो गया है, उन पर क्या बीत रही होगी। 2 तस्वीर, जमींदोज हुआ घर, खतरे में जिंदगी यहाँ पर फंसी हुई है। बिल्कुल, तो देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नदी नाले अपने उफान पर है। किस तरीके से भूकटाव हो रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। और क्या और स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, क्या अब प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? ज्यादा जानकारी देने के लिए दीपक रावत इस वक्त सीधा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही है। तस्वीरें हमने देखी धारचूला में किस तरीके से मकान जमींदोज हो गया है, कैसे अब वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और कैसे अब मदद मुहैया करवाई जा रही है, क्या हालात है फिलहाल मौके पर? और देखिए हालात बहुत ख़राब हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे आपने दिखाया कि कैसे मकान जमींदोज हो गया, ऐसे कई सारे मकान जो हैं हम लगातार गिरते हुए देख रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ जाते हैं, गाड़ियों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हम लोग भी बाल बाल बचे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तस्वीर में, ये हमारी गाड़ी थी और हम धारचूला से ही पिथौरागढ़ की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से बड़ा पत्थर बारिश के पानी के साथ नीचे आता है और अब देखिए कि गाड़ी का आगे का हिस्सा जो है वो चकनाचूर हो गया है, शीशे टूट गए हैं। और यहाँ आगे की तरफ या मेरे कैमरा पर्सन बैठे हुए थे, वो बिल्कुल बाल बाल बचे हैं क्योंकि उनकी ही तरफ ये बड़ा पत्थर गिरा था। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है उत्तराखंड में सफ़र कर पाना। और कोशिश हमारी ये है एबीपी न्यूज़ की कि लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट पहुंचाएं कि क्या हालात बने हुए हैं उत्तराखंड में। इन दिनों बादल फटने की अलग अलग जगहों से खबर आती है, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि अभी बारिश बंद है, लेकिन बारिश तेज है, जब होती है तो बहुत तेज होती है और उसके बाद जो बड़े बड़े हिस्से हैं पहाड़ के वो गिरकर नीचे आ जाते हैं। तो गांव के गांव, मकान के मकान जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर चलना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा।